सो हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। सो अब हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हमने देख लिया था कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है और विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो ये तीन प्रकार हम देख चुके थे। हम चौथा प्रकार देखेंगे आज की द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रियाएं। तो द्विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो अब हम इसका उदाहरण लेंगे कि कैसे अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और कैसे हम उसे द्विविस्थापन कहते हैं। द्विविस्थापन मतलब होता है दो बार विस्थापन हो रहा है। तो इसका उदाहरण हम लेंगे। हमारे पास एक लेंगे बेरियम क्लोराइड BaCl2। इसका रासायनिक सूत्र होता है, बेरियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है BaCl2। और एक लेंगे, ये यौगिक है अपने आप में क्योंकि ये अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और एक लेंगे सोडियम सल्फेट Na2SO4। इसका रासायनिक सूत्र होता है, ये है बेरियम क्लोराइड और ये है सोडियम सल्फेट। इनके बीच में अभिक्रिया होगी, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी और बनेगा क्या, बेरियम सल्फेट BaSO4। इसका रासायनिक सूत्र होता है। और सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनेगा। तो लिख देती हूँ मैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हम इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। तो इसमें बेरियम क्लोराइड में क्लोराइड 2 है, बेरियम 1 है। इधर बेरियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है। सोडियम इधर 2 है और सल्फेट 1 है। तो इधर बेरियम भी 1 है, सल्फेट भी 1 है, लेकिन क्लोरीन अभिकारकों के बीच में 2 है और सोडियम भी 2 है। तो इसको संतुलित करने के लिए उत्पाद में हम सोडियम क्लोराइड के आगे 2 लगा देंगे। ये दो सोडियम का भी है और ये क्लोरीन का भी है 2। तो ये तो इस जो एरो के इस तरफ है वो अभिकारक है, जो एरो के उस तरफ है वो उत्पाद है। तो ये तो है अभिकारक और उधर है उत्पाद। तो ये हमारी अभिक्रिया हो गई कि द्विविस्थापन। अब देखते हैं इस अभिक्रिया में द्विविस्थापन कैसे हो रहा है। तो एक है बेरियम और एक है क्लोरीन। तो ये बेरियम क्लोराइड का जो विलयन है उसमें जो बेरियम है वो सोडियम सल्फेट के विलयन, इन दोनों के विलयन को जब हम मिलाते हैं तो जो बेरियम है वो सल्फेट के
सोडियम को विस्थापित करके सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, मतलब ये बेरियम है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। और जो ये क्लोराइड है, जो बेरियम क्लोराइड का जो क्लोराइड है वो सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बेरियम और सल्फेट आपस में जुड़ जाएंगे और बनेगा क्या, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब विस्थापन अभिक्रिया में भी यही होता था कि विस्थापित हो जाते थे, पर विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था कि यहाँ भी एक यौगिक है, तो विस्थापन में जैसे कॉपर कोई धातु होती थी, तो जो बेरियम ये धातु ना बेरियम सल्फ क्लोराइड के किसी भी इस विलयन के किसी एक को विस्थापित कर देती थी। तो विस्थापन एक बार होता था, विस्थापन अभिक्रिया में विस्थापन एक बार होता था, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच में विस्थापन हो रहा है, दो अभिकारकों के बीच में विस्थापन हो रहा है, मतलब इसमें भी विस्थापन हो रहा है, ये वाला बेरियम क्लोराइड भी नया बन रहा है और सोडियम सल्फेट का जो अभिकारक है वो भी नया बन रहा है। ये दोनों अभिकारक उत्पाद में जाके चेंज हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, ये दोनों अभिकारकों में परिवर्तन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, तो इसका मतलब है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कि मतलब इस बेरियम क्लोराइड में विस्थापन हुआ तो बेरियम सल्फेट बना, और सोडियम सल्फेट में विस्थापन हुआ तो बना सोडियम क्लोराइड। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस अभिक्रिया को जब हम प्रयोगशालाओं में करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं ये हम देखते हैं। तो हम लेंगे दो परख नली लेंगे, इधर मैं बताती हूँ, दो परख नली लेंगे, ये दो परख नली है, इस एक परख नली में बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड का विलयन है BaCl2, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड का विलयन है। और एक और परख नली लेंगे, एक परख नली और लेंगे जिसके अंदर होगा सोडियम सल्फेट का विलयन। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है, इसका विलयन लेंगे दूसरी वाली परख नली में। अब ये दो परख नली हमने ली, लेकिन इनमें द्विविस्थापन अभिक्रिया देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये परख नली है सोडियम सल्फेट वाली, इस परख नली को इसमें मिला देंगे। तो इस परख नली को जब हम इस परख नली में मिलाएंगे, बेरियम परख नली, इसको A नाम दे देती हूँ मैं और इसको B नाम दे देती हूँ। तो जब B वाली परख नली को हम A वाली परख नली में मिलाएंगे, B वाली परख नली का विलयन जब हम A वाली परख नली में मिलाएंगे, तो होता क्या है कि एक श्वेत रंग का सॉल्यूशन बनता है, श्वेत रंग का विलयन बनता है, श्वेत रंग का विलयन बनता है जो जल में अविलय होता है, जो जल में अविलय होता है, जल में अविलय होता है। जल में अविलय होने की से क्या मतलब है कि जब हम सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड में मिलाते हैं तो ऐसा पदार्थ बनता है हमारे पास जो जल में अविलय होता है, मतलब खुद तो नीचे बैठ जाता है, ऐसे मैं बता देती हूँ, इसमें जैसे ये है ये नीचे बैठ जाएगा और जो जल जल है ना वो ऊपर हो जाएगा, ऐसे पूरा समान विलयन नहीं बनेगा, पूरे विलयन में वो पूरी तरह से घुला हुआ नहीं होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे हम पानी में नमक डालेंगे है ना, तो पानी में नमक डालने से क्या होता है वो पूरी तरह से घुल जाता है, लेकिन अगर हम पानी के अंदर आटा मिलाते हैं, आटा या चून मिलाते हैं, गेहूं का आटा मिलाते हैं, तो वो क्या करेगा, वो नीचे बैठ जाएगा। तो बैठने से क्या उस जो अविलय पदार्थ बनेगा ना, जो अविलय जो आटा है जो नीचे बैठ गया है उसे हम कहते हैं अवक्षेप। तो इसको हम बोलेंगे अवक्षेप, जो नीचे बैठ गया है ना, जो आटा है जो बैठ गया है, हम उदाहरण लेते हैं वो अवक्षेप है, उसे हम कहते हैं अवक्षेप कहते हैं। जो नीचे बैठ गया है, जो विलयन में नीचे जमा हो गया है उसे हम कहेंगे अवक्षेप। और जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है उन्हें हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं। तो मैं इधर लिख देती हूँ
जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है उन्हें अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। उन्हें अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। तो हमने ये प्रयोगशाला में ये वाला उदाहरण किया, तो अब इसमें देखते हैं कि अवक्षेप बनता किसका है। कुछ इन दोनों को मिलाने से कुछ रासायनिक परिवर्तन हुए हैं, और परिवर्तन होने से जो हमारे पास बना है बेरियम सल्फेट, जो बेरियम सल्फेट बनता है उसका अवक्षेप निर्मित होता है। अवक्षेप, बेरियम सल्फेट जल में एवरीडे होता है और अवक्षेप की तरह वो नीचे परख नली में जमा हो जाता है। तो ये हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। हमने देख ली कि अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये हमने देख लिया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं का जो आखिरी प्रकार है, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं, वो देखेंगे कि क्या होती है उपचयन अभिक्रियाएं और क्या होती है अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं हम देखेंगे। जो इसका पांचवा प्रकार है, रासायनिक अभिक्रियाओं का जो पांचवा प्रकार है, उपचयन। उपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। उपचयन और अपचयन, अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। तो उपचयन अभिक्रिया है उसे हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण का अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि उपचयन अभिक्रिया होती क्या है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ये अभिक्रिया करवाने से अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और या हाइड्रोजन की कमी होती है, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो सकती है या फिर हाइड्रोजन की कमी हो सकती है, तो हम उस अभिक्रिया को कहेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन जिसका रासायनिक सूत्र होता है O2, ऑक्सीजन, और जिसका ऑक्सीजन को हम परमाणु के रूप में कैसे लिखेंगे O, तो O भी लिख सकते हैं, और उसका अणु के रूप में O2 लिखेंगे। तो पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। तो उसे हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अब इसका उदाहरण लेके देखते हैं हम कि कैसे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो हम उदाहरण लेंगे इसका। जब हम कॉपर का दहन करवाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है दहन, तो ये अभिक्रिया है कॉपर प्लस O2। तो ये तो अभिकारक हुए, और उत्पाद में क्या बनता है CuO, और इसको संतुलित करने के लिए इसके आगे 2 लगा देते हैं, और इधर कॉपर के आगे भी 2 लगा देते हैं। तो इससे बनेगी एक संतुलित समीकरण हो गया ये। अब देखते हैं कि कैसे इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। कॉपर है पहले, अब इसमें उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसमें इस अभिकारक में, इस पदार्थ में, कॉपर में अभिक्रिया करने के बाद
ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो अब इस अभिक्रिया को हम कहेंगे ऑक्सीकरण हो गया है। इसका कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया है या उपचयन हो गया है, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और एक हमने देखा था हमारे फर्स्ट वीडियो में कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ दहन करवाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, वो भी इस उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसका हम अभिक्रिया कैसे लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ इसका दहन करवाएंगे तो क्या बनेगा, उत्पाद में MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो ये भी उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये दो उदाहरण हमने देख लिए कि कैसे ऑक्सीकरण हो रहा है इनके अंदर, ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण है। तो अब देखेंगे इसका दूसरा अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जब अभिक्रिया के समय या वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उन्हें अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उन्हें हम कहेंगे अपचयन अभिक्रियाएं। तो इनका उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेंगे जब हम कॉपर ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuO, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, हाइड्रोजन गैस है H2 इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये तो जिनमें परिवर्तन कर रहे हैं वो कहलाते हैं अभिकारक। तो ये क्या है, अभिकारक। कॉपर ऑक्साइड की जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, कॉपर Cu प्लस वाटर जल H2O बनेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास अभिकारक में, जब ये कॉपर में परिवर्तित हो रहा है तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो क्या हो रहा है, इधर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में पहले ऑक्सीजन था, अब इधर कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जिन अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है उन्हें हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो ये कौन सी है, अपचयन अभिक्रिया। लेकिन इस अभिक्रिया में एक और चीज है जो मुझे दिख रही है कि आप सबको भी दिख रही है, ये है कि हाइड्रोजन है इधर, लेकिन अभिकारक में ये हाइड्रोजन है, लेकिन जब ये उत्पाद में जाता है तो इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो ये ऑक्सीजन O इधर लग गया है। तो इसका मतलब है कि इस जो ये पदार्थ है अभिकारक का, जो वो उत्पाद में जाता है, ये वाला पदार्थ जब उत्पाद में जाता है तो एक ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। जब ऑक्सीजन किसी अभिक्रिया में जुड़ता है तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीकरण।
तो इधर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो जिन अब इसमें उपचयन भी हो रही है और अपचयन भी हो रही है, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, जब किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है तो हम उन्हें कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो मैं ऊपर वाला मिटा देती हूँ, इसका ऊपर वाला मिटा देती हूँ। जब किसी अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया, जब किसी अभिक्रिया में रेडॉक्स 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 अभिक्रियाएं जब किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन साथ साथ होते हैं, जब किसी अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है तब हम उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हम उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम इसका एक और उदाहरण देखते हैं। इस रेडॉक्स अभिक्रिया का एक और उदाहरण हम देखते हैं, जिसमें लेते हैं जिंक ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है ZnO। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम कार्बन के साथ करवाते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C, तो जब इसकी अभिक्रिया कार्बन के साथ करवाते हैं तो बनता क्या है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है, जिंक ऑक्साइड में ये तो अभिकारक है जो एरो के इस तरफ है, और ये इधर उत्पाद है। तो इसमें हो क्या रहा है, जिंक ऑक्साइड जब अभिकारक से उत्पाद में जाता है तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इधर तो ऑक्सीजन है अभिकारक में, लेकिन जब ये उत्पाद में जा रहा है तो जिंक ही रह रहा है, ऑक्सीजन नहीं है इस पदार्थ में। तो क्या जिंक ऑक्सीजन की इधर कमी हो रही है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है हम उन्हें क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीजन की जिनमें कमी होती है उन्हें हम कहते हैं अपचयन अभिक्रियाएं। तो इसे कहेंगे अपचयन अभिक्रिया हो रही है, अपचयन रिएक्शन, अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रिएक्शन। तो अपचयन अभिक्रिया होती है, लेकिन इस कार्बन के साथ क्या हो रहा है, जब ये अभिकारक से उत्पाद में जा रहा है तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, मतलब इधर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है हम उन्हें कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं। तो इसमें हो रहा है ऑक्सीकरण या उपचयन। तो ये तो हो गए रेडॉक्स अभिक्रियाओं के उदाहरण हमने देखे, लेकिन इसके साथ एक और उदाहरण जिसमें हम देखेंगे हाइड्रोजन की कमी या वृद्धि हम कैसे देख सकते हैं। तो मैं लेती हूँ, वो भी मैं बता देती हूँ कि हाइड्रोजन की कमी या वृद्धि को हम कैसे पता लगाएंगे कि अभिक्रिया में कैसे हाइड्रोजन की कमी या वृद्धि होती है। तो हम उन्हें उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। तो हम लेते हैं MnO2, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे HCl के साथ। इसकी अभिक्रिया जब हम HCl के साथ करवाते हैं, HCl के साथ इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं तो बनता क्या है, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। जब ये वाली अभिक्रिया है तो इसमें जब हम MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन अम्ल से करवाते हैं, HCl अम्ल है, तो क्या मिलेगा हमें, MnCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड
जल और क्लोरीन मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, इसमें अभिकारक है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब ये उत्पाद में जाएगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। तो इसमें ऑक्सीजन है इधर तो, लेकिन इधर ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है उन्हें कहते हैं अपचयन अभिक्रियाएं। इधर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है उन्हें हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। और इधर क्या होती है, हाइड्रोजन है, HCl के अंदर हाइड्रोजन है, लेकिन जब ये HCl उत्पाद में जाकर Cl2 में बदलता है तो हाइड्रोजन की कमी होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, तो उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण। क्योंकि हाइड्रोजन की कमी हो रही है इधर, इधर तो अभिकारक में तो हाइड्रोजन है, अम्ल में HCl में, लेकिन जब ये क्लोरीन में बदलता है तो इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है। तो कौन सी अभिक्रिया है ये, ऑक्सीकरण। तो ये अभिक्रिया है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तो नहीं हो रही है लेकिन हाइड्रोजन की कमी हो रही है। तो हाइड्रोजन की कमी जिन अभिक्रियाओं में होती है उन्हें भी हम उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। या फिर ऑक्सीजन की वृद्धि हो सकती है या हाइड्रोजन की कमी हो सकती है, तो हम उन अभिक्रियाओं को कहेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं। तो आज ये सारी अभिक्रियाएं खत्म हो गई है, लेकिन ऑक्सीकरण के कुछ ऐसे